So after learning about the anatomy of the plant and their different tissues, we are going to learn a new unit, that is plant physiology. प्लांट फिजियोलॉजी में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि एटीपी काउंटिंग कैसे करते हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, रेस्पिरेशन में से क्वेश्चन आते हैं, फोटोसिंथेसिस में से क्वेश्चन आते हैं, ट्रांसपोर्ट में से क्वेश्चन आते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से व्हाट इज फिजियोलॉजी. ठीक है, फिजियोलॉजी क्या होता है और उसमें भी प्लांट फिजियोलॉजी क्या होता है. तो इसमें अलग अलग चैप्टर्स हमें देखने हैं. पहले ट्रांसपोर्ट. ठीक है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट के अंदर, वाटर का ट्रांसपोर्ट, मिनरल का ट्रांसपोर्ट. दूसरी चीज मिनरल्स कौन से होते हैं. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, तो वो देखते हैं. फिर ये देखना है फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, कैसे होता है. लास्ट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन दी प्लांट्स, मतलब क्या क्या ग्रोथ होता है हार्मोन्स का. तो सबसे पहले ये चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज ट्रांसपोर्ट. ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन दी प्लांट्स. ठीक है, सो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. तो ये चैप्टर क्यों पढ़ेंगे, व्हाई वी स्टडी दिस ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट से ये पता चलेगा कि कोई प्लांट्स होते हैं तो उसमें उसके रूट से लेके उसके स्टेम तक सारा इंटरनल स्ट्रक्चर हमको पता है, जाइलम फ्लोएम हमको पता है, उसका रोल हमको पता है. लेकिन किस तरीके से पानी एक सेल में से दूसरे सेल में जाता है, सेल के बीच में जाता है, या रूट किस तरीके से पानी को टिप तक पहुंचाता है. सो ऑल दीज क्वेश्चंस, ठीक है, सारे डाउट्स और सारे आंसर्स हमको यहाँ से मिल जाएंगे. किस तरीके से उसका ट्रांसपोर्ट होता है, कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं. फिर इसमें और भी सारी चीजें हम पढ़ेंगे. ऑस्मोसिस क्या होता है, प्लांट वाटर रिलेशनशिप क्या होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है. ठीक है, फिर किस तरीके से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है. सो ऑल दीज टॉपिक्स आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर. ठीक है, तो पहले हम सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे. तो यू राइट डाउन फ्यू क्वेश्चंस. ठीक है, व्हाट इज प्लांट फिजियोलॉजी. पहली चीज ये पता होनी चाहिए कि प्लांट फिजियोलॉजी क्या है. व्हाट इज प्लांट फिजियोलॉजी. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी. and father of Indian plant physiology. And father of Indian plant physiology. ठीक है, एक प्लांट फिजियोलॉजी, एक इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी के फादर कौन, ये पता होना चाहिए होता है. दूसरी चीज कि what are the substances need to be transporting flowering plants. ऐसे कौन से सब्सटेंस होते हैं जिसकी जरूरत होती है कि प्लांट के एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जिसका ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है. सो व्हाट आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर नीड टू बी ट्रांसपोर्टिंग द एंजियोस्पर्मिक प्लांट. ठीक है, तो वो सब्सटेंस के नाम लिखने के लिए ये सब्सटेंस होते हैं. फिर व्हाट आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट in plant parts. What is translocation? What is translocation? What are the two directions for transport in plants? What are the two directions for transport in plants? What is active? What is active
transport. What are active and passive transport? Again, समझिए. What is diffusion? What is diffusion? Give the example of diffusion rate. Give the example for diffusion rate. And what are the parameters on which diffusion rate depends? And what are the parameters? या factors भी बोल सकते हैं. What are the parameters on which the diffusion rate depends? ठीक है. What is facilitated diffusion? What is facilitated diffusion? What are porins? What are porins? And aquaporins protein. What are porins and aquaporins proteins? Who has discovered aquaporins? Who has discovered aquaporins? In which organelles porins protein are present? In which organelles porins protein are present? Explain the direction of molecules based on sympod, unipod and antipod. Unipod, sympod and antipod direction. Give the example of active transport. Give the example of active transport. And when it will be in a saturated condition and when it will be in a saturated condition. And last question, give the comparison between diffusion, active transport and facilitated transport or passive transport. Active transport, facilitated transport और diffusion. ठीक है. तो ये सारे क्वेश्चंस थे बेटा जो कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है. ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स कैसे होता है. ठीक है. So let us start the introduction. So first of all, what is plant physiology? So it's a study of vital activities and metabolism in plants. ठीक है. प्लांट फिजियोलॉजी क्या होता है जिसमें हम सारी जो वाइटल मतलब इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज और उससे रिलेटेड जो भी मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, एनाबॉलिक
कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म मीन्स मेटाबॉलिज्म। जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है प्लांट्स के अंदर, उसकी स्टडी जब करते हैं तो उसको बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। अब प्लांट फिजियोलॉजी में अलग अलग रोल होता है, पानी का भी एक अलग रोल होता है, उसका मूवमेंट का अलग रोल होता है, न्यूट्रिएंट्स का एक अलग रोल होता है, जिसमें कि अपने बोल सकते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, हार्मोन्स का अमाउंट बहुत थोड़ा होता है, ठीक है, थोड़ा सा अमाउंट उसके पूरे ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। सो ऑल दिस थिंग्स, तो ये एक बायोलॉजी की एक ब्रांच है, बॉटनी की एक ब्रांच है, जिसके अंदर हम उसकी वाइटल एक्टिविटीज और मेटाबॉलिज्म की स्टडी करते हैं। यहाँ तक समझ गए? अब फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, दैट इज स्टीफन हेल्स, ठीक है, स्टीफन हेल्स। एंड द फादर ऑफ Indian plant physiology is G.C. Bose. So he is the father of Indian plant physiology. He is the father of plant physiology. जिन्होंने इसके ऊपर सबसे ज्यादा काम किया कि उसकी फिजियोलॉजी किस टाइप की, जिसमें हम ये भी सीखेंगे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसका मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। आज आपको पता है कि नई नई टेक्निक्स भी आ गई, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोपोनिक्स आ गया है, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स मतलब बिना सॉइल के भी आप प्लांट को उगा सकते हो। तो उसके लिए आपको पता तो होना चाहिए ना कि प्लांट की फिजियोलॉजी किस टाइप की है, उसको कौन से न्यूट्रिशन चाहिए, उसको कितना पीएच चलेगा, उसको कितना टेम्परेचर लगेगा। तो ये सब स्टडी जो की थी दैट वाज बेस्ड ऑन द प्लांट फिजियोलॉजी। तब जाके अभी नई नई टेक्निक्स आई, ठीक है। अभी आपने देखा होगा, सिंपल सा एक एग्जांपल है बैम्बू। बैम्बू प्लांट को आपने बाउल के अंदर पानी डाल के कहीं कहीं जगह पे आपने देखा होगा कि उसको ग्रो करते हैं। फिर ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जिसको आप ग्रो कर सकते हो डायरेक्टली ज़मीन में डाल के भी, और डायरेक्टली कोई भी न्यूट्रिएंट्स ऐड करके उसका कल्चर बना के भी आप उसको ग्रो कर सकते हो। तो व्हाई यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग? बिकॉज आपको उसकी फिजियोलॉजी पता है। ज़ेरोफाइट प्लांट को हम टेरेस्ट्रियल प्लांट में अगर लाते हैं या एक्वाटिक प्लांट में अगर लाते हैं तो तकलीफ होती है। क्यों? बिकॉज दे हैव बीन अडेप्टेड टू लिव इन दैट कंडीशन। तो हर एक प्लांट की कंडीशन, उसके मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ लिया, प्लांट के स्ट्रक्चर के बारे में आपको सब कुछ पता है, कैसे उसकी लीफ दिखती है, स्टेम दिखती है, रूट दिखती है। अब ये देखना है कि अंदर वो लोग करते क्या है। उनका स्ट्रक्चर पढ़ लिया पूरा, बट व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज दे आर डूइंग टू सर्वाइव इन डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है। उनके हैबिटेट में अगर उनको अडॉप्ट करना है तो वो कैसे जीते होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की बात आती है तो कोई भी प्लांट होता है जिसको आप देखते हो, सपोज दिस इज अ प्लांट, तो क्वेश्चन तो अराइज होगा ना बेटा, इतना बड़ा प्लांट है, ये रूट है, तो ये रूट कैसे प्लांट को टिप तक, टिप ऑफ द प्लांट कैसे पहुंचाते हो? पानी के बगैर तो कुछ होने वाला नहीं है। तो हमने देखा था भाई वेन्स है, तो वेन्स के अंदर वेस्कुलर बंडल्स थे, ठीक है, वहाँ भी जाइलम फ्लोएम है। इसका मतलब कि पूरा एक अच्छे से ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं कि जिसकी मदद से पानी रूट में से, अब ये कहाँ पे है बेटा, जमीन के अंदर है, सॉइल में से, ठीक है, तो सॉइल में से पानी टिप तक जा रहा है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े पेड़ के अंदर या छोटे पेड़ के अंदर या एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर किस तरीके से पानी का डायरेक्शन होता होगा, ठीक है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस अराइज इन आवर माइंड कि भाई डायरेक्शन क्या होता होगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन, और अगर वो एब्जॉर्ब कर भी रहा है, अगर वो ट्रांसपोर्ट कर भी रहा है तो क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो मोस्टली जब हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म, यस, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की बात करते हैं। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो है डेवलपमेंट, तो प्रिमिटिव अगर हम देखते हैं तो एल्गे थी, ब्रायोफाइट्स थे, टेरिडोफाइट्स थे, ठीक है, वो अपने हिसाब से ग्रो करते थे, ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो करते थे, तो एक्वाटिक में ग्रो करते थे। एल्गे
उसका पूरा स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। कोई फोटोसिंथेटिक एल्गे थी, कोई कीमोसिंथेटिक एल्गे थी, लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स आए, उनके अंदर स्ट्रक्चर डेवलप होने लगे, उनके ट्रंक बनने लगी, उनके स्टेम्स बनने लगी, उनकी ब्रांचेस बनने लगी, ठीक है, उनके ऊपर लीफ आने लगे, लीफ जैसे स्ट्रक्चर दिखने लगे। सो दे आर वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स। फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं उनके अंदर ऑलरेडी वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पर्टिकुलर फंक्शंस करने के लिए वहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है। सो फ्लावरिंग प्लांट्स में अगर अलग अलग पार्ट्स हैं, इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स which play a very important role in transport, which play important role in transport। तो मेनली रोल किसका आता है? अलग अलग एलिमेंट्स का आता है, अलग अलग टिश्यूज का आता है, ठीक है। टिश्यू अलग अलग जगह पे है, लीव्स का भी होता है, फ्लावर्स में भी होते हैं, फ्रूट्स भी हैं, रूट्स भी हैं, स्टेम्स हैं। तो ये सब जगह पे ये सारे टिश्यूज जो हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो कि जरूरी है, और इनका ट्रांसपोर्ट अगर हम नहीं कराएंगे तो वो प्लांट जिंदा नहीं रहने वाला है, मर जाएगा। सो फॉर देयर एग्जिस्टेंस, फॉर देयर सर्वाइवल, देयर आर फ्यू सब्सटेंस व्हिच आर नीड टू बी ट्रांसपोर्ट। तो ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करने पड़ते हैं फ्लावरिंग प्लांट में? वाटर, पहली चीज वाटर, वेरी गुड, पानी के बगैर तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, वाटर इज वेरी एसेंशियल। दूसरी चीज होती है कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, यस, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, फिर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, यस, पीजीआर, हार्मोन्स, ठीक है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर नीड टू बी ट्रांसपोर्ट। इसका अगर हम ट्रांसपोर्ट करेंगे ये सब्सटेंस का, तो ही हम आगे उसको सरवाइव कर पाएंगे। सो वाटर इज एसेंशियल, ठीक है। पानी अगर नहीं दोगे तो लीफ भी कर्ल हो जाएंगे, वो डेड हो जाएंगे, सूखे पड़ जाएंगे, एंड दे विल अल्टीमेटली डाई। सो ट्रांसपोर्ट इज वेरी एसेंशियल, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मतलब मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, वो कोई भी हो सकता है बेटा, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। वाटर है, मिनरल्स हैं, ऑर्गेनिक है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है, ये सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होगा, ठीक है, एक स्मॉल डिस्टेंस पे होगा, एक लॉन्ग डिस्टेंस पे होगा। तो किस तरीके से? सेल टू सेल भी हो सकता है, सेल से उसके अलग कोई दूसरे पार्ट में भी हो सकता है, उसके इंटरसेल्युलर जो स्पेस है सेल के उसके बीच में भी हो सकता है, कॉर्टेक्स के अंदर जो इंटरसेल्युलर स्पेस है तो उसके बीच में भी मूवमेंट्स होता है, सेल के अंदर भी उसका जो सैप होता है उसके अंदर भी मूवमेंट होता है। तो अलग अलग तरीके का ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर ही हो सकता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू भी उसका हो सकता है मूवमेंट। तो अलग अलग तरीके का ट्रांसपोर्ट हम लोग अब सीखेंगे, ठीक है। तो इतना लिख लो, इंट्रोडक्शन सिर्फ लिख लो बेटा, ठीक है। सो transport take place in two ways. One is short distance and one is long distance. So in a plant, transport may occurs between the cells। 50 माइक्रोमीटर के सेल्स होते हैं बेटा, ठीक है। तो अगर ये 50 माइक्रोमीटर के सेल्स इतना पास पास में अगर ट्रांसपोर्ट करेंगे लाइक दिस, आइदर थ्रू बिटवीन दी कनेक्शन और थ्रू दी इंटरसेल्युलर स्पेसेस, अगर इतने धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट होगा तो बहुत साल लग जाएंगे, रूट में से उसके टिप तक पहुंचने में बहुत साल लग जाते हैं। तो जब ट्रांसपोर्ट की बात आती है तो पहला आता है शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि नजदीक नजदीक। तो नजदीक नजदीक में सेल टू सेल भी होता है, सेल
स्पेसेस के बीच में भी होता है, या उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, सेल टू इट्स मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के बीच में होती है। ठीक है, अलग अलग तरीके का सेल के अंदर होता है या दूसरे प्लांट पार्ट्स में होता है। ठीक है, सेलुलर लेवल पे। तो ये शॉर्ट डिस्टेंस नजदीक नजदीक में होता है, तो दैट इज अ शॉर्ट डिस्टेंस। अब ये करना हो तो पॉसिबिलिटी क्या है, ये किसकी मदद से होगा, डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन होता है सेल टू सेल या सेल के अंदर। अब ये प्लांट पार्ट्स जो है सेल टू मेम्ब्रेन, मतलब सेल के अंदर इनसाइड दी सेल भी कुछ चेंजेस होगी। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की मदद से, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, तो ये अंदर अंदर ही होती है मूवमेंट। कभी कभार क्या होता है बेटा, स्टिमुलाई लग जाते हैं, जैसे बाहर से कोई केमिकल स्टिमुलाई आया तो भी वो प्लांट अपना चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल टच मी नॉट प्लांट है, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि उसका अंदर का जो सेप होता है, जैसे ही केमिकल स्टिमुलाई उसको मिला तो वो क्या होता है, बंद हो जाते हैं, लीफ जो होते हैं वो बाइंड हो जाते हैं, फिर जैसे ही थोड़ी देर होगी तो वापस खुल जाएगी। ठीक है, सो देयर आर मूवमेंट अकरिंग इन दी प्लांट्स, पर अलग अलग तरीके से होता है। तो सेल के बीच में भी सेल टू सेल है, सेल से इंटरसेल्युलर स्पेस के बीच में, तो ये सारे अगर नजदीक नजदीक हो रहे तो किसकी मदद से होंगे, डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से वो नजदीक नजदीक ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो हम डिफ्यूजन डिटेल में देखेंगे। ठीक है, फिर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है, पर ये क्या है, सेल के अंदर ही मूवमेंट अगर साइटोप्लाज्म का हो रहा है तो दैट इज अ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक है, अब डिफ्यूजन में भी सिंपल डिफ्यूजन भी कर सकते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी कर सकते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बट इसमें क्या है, एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, तो दीज आर पैसिव टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसको हम डिटेल में देखेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन जब लॉन्ग डिस्टेंस की बात आती है, लॉन्ग डिस्टेंस मतलब रूट से लेके उसके टिप तक, तो सेल टू सेल करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो लॉन्ग डिस्टेंस में क्या जरूरत पड़ेगी, उसके ट्रैकियरी एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। सो जाइलम एंड फ्लोएम, जिसका आपने पूरे अच्छे से उसकी एनाटॉमी पढ़ी, तो जाइलम एंड फ्लोएम आर द वेस्क्यूलर टिश्यू which play a important role in transport of minerals and water, except both those, to the other parts, from roots to tip of the leaves, रूट से लेके उसके अलग अलग पार्ट में अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करवाना है तो किसकी मदद से कराओगे, जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। सो द फिनोमिनन इन विच ट्रांसलोकेशन, समझ रहे हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा किसकी मदद से, जाइलम और फ्लोएम की मदद से। तो रूट में से सीधा पानी और सब कुछ जो है मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स सब ऊपर तक जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, एक जगह से मूवमेंट सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये एक ऐसे टिश्यूज बनाए गए हैं जिनका काम ही ये है कि वो ट्रांसपोर्ट करें पानी और मिनरल्स का। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो इसी को हम डिटेल में देखने वाले हैं हमारे चैप्टर में। ठीक है, तो ये तो एक दो टाइप के ट्रांसपोर्ट हो गए जो शॉर्ट डिस्टेंस पे और लंबे डिस्टेंस पे होते हैं। नाउ डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं, डायरेक्शंस क्या है, डायरेक्शंस फॉर ट्रांसपोर्ट, अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना है तो डायरेक्शन दो तरीके की होगी प्लांट के। एक होती है यूनि डायरेक्शन, ठीक है, और एक है मल्टी डायरेक्शनल। दो तरीके की मूवमेंट करवा सकते हैं। एक यूनि डायरेक्शन, अब यूनि डायरेक्शनल किसके अंदर होगा बेटा, कि एक बार अगर एक चीज आ जाती है तो फिर वो ऊपर ही ऊपर जाएगी, एक ही दिशा में जाएगी, एक ही डायरेक्शन में जाएगी। तो फॉर एग्जांपल रूट है
तो रूट में से पानी अगर ऊपर जा रहा है विद द हेल्प ऑफ रूट की में से पानी अगर रूट को ऊपर ले जाना है तो कौन से जाइलम। तो रूट में से जाइलम की मदद से विद द हेल्प ऑफ जाइलम एलिमेंट्स पानी कहाँ जाएगा बेटा? फ्रॉम रूट टू लीव्स और अदर पार्ट्स, स्टेम्स में जा सकता है, लीव्स में जा सकता है, फ्लावर्स में जा सकता है। तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब रूट ऐसे है जो एक बार पानी और सब कुछ भेज दिया तो वो सीधा ऊपर जाएंगे, तो दिस इज यूनि डायरेक्शन। लेकिन मल्टी डायरेक्शनल किसमें होगा? मल्टी डायरेक्शनल मतलब कि फ्लोएम जो है ये फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, इट ट्रांसपोर्ट दी फूड मटेरियल। तो फ्लोएम क्या करेंगे बेटा? पहले तो जहां पे बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, यस, जो लीफ है ये इसको बनाते हैं, तो जहां पे मैन्युफैक्चर्ड हुआ, अब मैन्युफैक्चर्ड होके ये कहां जाके कहीं पे स्टोर होगा, इसका स्टोरेज होगा। तो फॉर एग्जांपल रूट में इसका स्टोर हो गया। अब जब कभी जरूरत पड़ेगी, जैसे फूल को जरूरत पड़ गई, फ्रूट को बनने के लिए, मैच्योर होने के लिए जरूरत पड़ गई, तो ये वापस रूट में से री एक्सपोर्ट होता है। समझ रहे हो? एक बार ये बनने के बाद यहाँ पे लीफ में मैन्युफैक्चर्ड हुआ, वहां से रूट में स्टोर हुआ, और रूट में से वापस जब कभी फ्लावर्स को जरूरत पड़ जाती है कि कोई दूसरे फ्रूट को जरूरत पड़ जाती है कहीं पे डेवलप होने की, तो ये क्या करते हैं बेटा? री एक्सपोर्ट होते हैं। ठीक है, कभी कभी ग्रोथ हार्मोन्स भी होते हैं, आपको पता होगा, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है, 4, या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स 4। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं इसकी जरूरत, इसका जो सिंथेसिस है ये कोई एक जगह पे होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। तो एक जगह पे वो स्टोर होगा स्मॉल अमाउंट में, अगर उसको चाहिए होता है तो वहां से, जहां से वो निकलता है उसी जगह से फिर वो आगे जहां भी उसको जाना होता है, एक्ट करना होता है, वहां पे ये केमिकल्स एक्ट करते हैं। तो समटाइम्स हार्मोन्स आर आल्सो यूनिडायरेक्शनल, कि एक जगह पे जहां वो बनते हैं वहां से वो, जैसे एनिमल्स में होता है, हमारे अंदर क्या होता है, वी हैव सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन प्लांट्स के पास, बेचारों के पास ऐसी कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। इसके लिए इसके पास ऐसे टिश्यू दिए गए हैं जाइलम फ्लोएम, कि उसका ट्रांसपोर्ट करवा सके। देखिए हमारे में तो आर्टरीज हैं, वेन्स है, थ्रू विच द ब्लड इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड, ऑक्सीजन और CO2 ट्रांसपोर्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे तो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ऐसी कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। ठीक है, सो हियर द फ्लोएम इज मैन्युफैक्चरिंग फूड, तो खाना बन गया बेटा, वापस ये री एक्सपोर्ट हो गया। और दूसरे कुछ हार्मोन्स भी हैं जो कैसा एक जगह पे सिंथेसाइज हो जाते हैं और फिर वहां से वो लोग यूनिडायरेक्शनल वे में जहां भी उसको ले जाना होता है वहां पे वो ले जाते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जैसे आपको पता होगा कि कोई बड़ा सा पेड़ है, अब ये पेड़ कैसा हो जाएगा? ओल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सी फिनोमिना होती है? सीनेसेंस। सीनेसेंस मतलब कि ओल्ड। तो जब ये ओल्ड होने लगते हैं तो क्या करते हैं कि उसके, जैसे अपने मम्मी पापा हैं, तो जैसे ओल्ड हो जाते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टी किसके नाम करते हैं? बच्चों के नाम कर देते हैं। वैसे ही जब कभी प्लांट के पार्ट्स ओल्ड होने लगते हैं तो वो अपना न्यूट्रिएंट्स, उसके जो न्यू बिगिनिंग, जो न्यू कमर्स होते हैं, जैसे नए पत्ते आ रहे हैं, तो उसको वो दे देता है। ठीक है, सो in senescence or during the senescence plant used to transfer the nutrients to the young ones. They may be leaf, they may be flower. ठीक है, जहां पे कोई नई चीज या नई स्टेम बन रही है तो वो क्या करेगा? अपना बचा कुचा न्यूट्रिएंट्स, इसलिए देखना जो पत्ता गिरने वाला होता है वो धीरे धीरे गिरता है, धीरे धीरे, मतलब थोड़ा ग्रीन में से थोड़ा ड्राई हो जाता है, ड्राई होता है, तो वो अपने न्यूट्रिएंट्स अपने बच्चों को दे रहा होता है, तब जाके फिर वो जो पूरा खाली हो जाता है वो गिर जाता है। सो ओल्ड पार्ट्स यूज्ड टू गिव न्यूट्रिएंट्स, दे यूज्ड टू री एक्सपोर्ट बोल सकते हो। उनके पास क्या हुआ? एक्सपोर्ट हो गया, पत्ते के पास ये खाना वाना आ गया, अब ये खाना, ये पत्ता ओल्ड हो रहा है तो ये क्या करेगा? वापस उसको री एक्सपोर्ट कर देगा। कहाँ पे? जहाँ पे उसकी जरूरत होगी वहां पे। तो ये लोग, प्लांट के अंदर भले ब्रेन नहीं है
लेकिन ये लोग अपने जैसा ही फिनोमिनन करते हैं, अपने प्रॉपर्टी देके जाते हैं, वैसे ही प्लांट अपने बच्चों को अपने ही बचे कुचे मिनरल्स देके जाते हैं ताकि उनका अच्छे से ग्रोथ हो जाए। ठीक है, सो दीज आर द टू वेज, यूनिडायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल। तो फ्लोएम जो है फूड है वो एक बार सोर्स जहां से वो बनता है वहां से सिंक की तरफ भी जा सकता है और वापस सिंक में से वो वापस री एक्सपोर्ट हो के जब कभी जरूरत हो तो वापस आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आई बेटा, यूनिडायरेक्शनल एंड मल्टी डायरेक्शनल। तो ऐसे कुछ हार्मोन्स भी होते हैं जो कहीं पर्टिकुलर एरिया में सिंथेसाइज होके फिर उसको इफेक्ट करते हैं कोई पर्टिकुलर जगह पे जाके। तो इस तरीके से केमिकल्स भी होते हैं, कुछ केमिकल स्टिमुलाई भी होते हैं, उसकी वजह से भी इनको डायरेक्शन होता है, यूनिडायरेक्शनल रिस्पॉन्स दिखाते हैं विद इन दी साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट। तो इस तरीके से हम समझा सकते हैं कि दो तरीके की डायरेक्शन है और दो तरीके के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे लिख सकते हो आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस, समझ गए। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि भाई डिफ्यूजन क्या होता है, मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, Okay, we'll talk about the direction for the movement of water and other substances. So earlier we have discussed about two direction, unidirectional flow and multidirectional flow. यूनिडायरेक्शनल में क्या होता है कि फ्रॉम रूट टू स्टेम, ठीक है, सो फ्रॉम रूट टू स्टेम व्हाट विल हैपन, वाटर एंड द मिनरल्स विल ट्रांसपोर्ट. So in short, like herbs and shrubs, there will be root pressure. With the help of the root pressure, it will flow in the upper direction. But if you are going for the long distance transport, which is known as translocation, जाइलम और फ्लोएम की मदद से अगर लंबे डिस्टेंस को आप ट्रैवल करते हो वाटर मिनरल्स का, तो दैट विल बी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. तो उसके लिए क्या होगा, जाइलम एंड फ्लोएम means vascular tissues will be used. So root or to stem कैसा ट्रांसपोर्ट होगा, यूनिडायरेक्शनल, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल, दैट इज यूनिडायरेक्शनल. तो यूनिडायरेक्शनल जो है फ्लो वो रूट टू स्टेम किसका होगा, वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है, लेकिन जब मल्टी डायरेक्शनल की बात आएगी तो दैट विल बी रिगार्डिंग द फूड. उसका जो ऑर्गेनिक मटेरियल होगा सारा, तो वो फूड किस फॉर्म में जाएगा, तो कि मैन्युफैक्चर कैसे होगा, तो मैन्युफैक्चर विल बी इन अ ग्लूकोज फॉर्म. ठीक है, मैन्युफैक्चर ग्लूकोज के फॉर्म में हो रहा है, लेकिन स्टोर स्टार्च के फॉर्म में हो रहा है. लेकिन जब उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है इन मल्टी डायरेक्शनल, यस, सो सुक्रोज इज द फॉर्म, नॉन रिड्यूसिंग फॉर्म, तो जिसकी वजह से सुक्रोज के फॉर्म में ये ट्रांसफ़र होगा फूड. अब फूड क्या है बेटा, ये बनता है लीफ में. ठीक है, लीफ में बनता है, लेकिन स्टोर कहाँ होता है, स्टोर होने के लिए अलग अलग पार्ट्स में जाता है. तो सपोज कि ज़्यादा फूड बन गया तो इट स्टोर्स इन रूट, रूट में जाके वो स्टोर हो गया. अब क्या होगा, रूट में से कभी कभार ज़रूरत पड़ गई कि कोई फ्लावर बन रहा है, कोई फ्रूट बन रहा है, सो फ्रॉम रूट इट विल अगेन कम्स टू दी फ्रूट और फ्लावर, या डेवलपिंग जो पार्ट होगा उसमें वापस आएगा. तो इसका मतलब है जो फूड होता है उसका ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, मल्टी डायरेक्शनल. ठीक है, लेकिन पानी का कैसा होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम रूट टू दी स्टेम. तो इस तरीके से दो डायरेक्शंस में होता है. कभी कभी क्या होता है कि आपको पता होगा कि कुछ लीफ का सिनेसेंस होता है. ठीक है, सिनेसेंस मतलब ओल्ड हो जाना. ठीक है, तो सिनेसेंस जब होता है, जब वो उसका कोई पार्ट ओल्ड होने लगता है, चाहे वो स्टेम हो कि वो लीव्स, कोई भी पार्ट हो सकता है, तो उसका जो कंटेंट होता है, उसका फूड मटेरियल होता है, वो उसके यंग पार्ट्स को देके जाता है. इट विल बी ट्रांसपोर्ट टू दी यंगर पार्ट्स. ठीक है,
जैसे अपने को कैसे अपने फोर फादर से या अपने फादर से अपने को सारी पैसी प्रॉपर्टी मिलती है, उसी तरीके से जब सीनेसेंस होता है तो सारा फूड मटेरियल इट में भी मल्टी डायरेक्शन, कोई लीफ मर रहा है, कोई स्टेम मर रही है, तो वो अपने यंग पार्ट्स को, अपने यंग लीफ हो सकते हैं, स्टेम, उसको वो देके जाता है जितना बचा कुचा पार्ट, और धीरे धीरे आप देखना कि वो पत्ते ड्राई हो जाते हैं एंड देन इट विल फॉल इन द फॉर्म ऑफ अ लिटर फॉल, ठीक है, जिसमें से आगे फिर जो आप बोलते हैं फर्टिलाइज़र बनता है, खातर बनता है जिसका बोलते हैं। सो सीनेसेंस होता है तो उस टाइम पे भी ट्रांसपोर्ट होता है, मल्टी डायरेक्शनल उस टाइम पे भी होता है। फिर एक और चीज़ भी है, ठीक है, अनदर थिंग इज दैट देयर इज हॉर्मोन्स, ठीक है, जिसको आप क्या बोल सकते हो, ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये ग्रोथ रेगुलेटर्स एक प्लांट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो प्लांट को कैसे ग्रो करना, उसके कौन से पार्ट को आपने पढ़ा होगा, शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये मेरिस्टेम्स जो होती हैं, जो बिगिनिंग साइट्स होती है, टिप होती है, उसके अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीन है, साइटोकाइनिन है, ऐसे कुछ नाम आपने सुने होंगे। तो जो उसके टिप को बढ़ाता है, जो शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम को बढ़ाता है, उसको कंट्रोल करता है। ग्रोथ रेगुलेटर्स मतलब कि प्लांट के ग्रोथ को कंट्रोल करना। आपको पता होगा कि उसमें फूल आता है, फूल भी रेगुलेट होते हैं, ठीक है, उसके लिए भी हॉर्मोन्स हैं, जैसे फ्लोरिजन है तो उसके लिए भी कुछ हॉर्मोन्स हैं जो फ्लावर करते हैं, फोटो पीरियोडिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ फैक्टर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द हॉर्मोन्स। अब ये हॉर्मोन्स क्या करते हैं कि कुछ जैसे टिप है उसकी, तो वो जो ग्रोइंग एक्सेस होती है, ग्रोइंग टिप होती है, वहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं। तो अगर वो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, रूट, यहाँ पे अगर ये सिंथेसाइज हो रहे हैं तो ये लोग क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट में, एक बहुत ही थोड़े अमाउंट में ये लोग ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, दे मे बी यूनिडायरेक्शनल, एक जगह पे सिंथेसाइज होते हैं तो थोड़े ही अमाउंट में वो भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। तो सेम लाइक हॉर्मोन्स देयर विल बी अ केमिकल स्टिमुलाई ऑल्सो, ठीक है, कोई केमिकल स्टिमुलेंट्स मिल गया, कोई केमिकल मिल गया या कोई रेडिएशंस मिल गई, तो उसकी वजह से भी कभी कभी क्या होता है, उसके अंदर चेंज होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। फॉर एग्जांपल टच मी नॉट प्लांट है, तो उसको भी आप टच करोगे तो उसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता है उसके अंदर, ठीक है। सो इस तरीके से कुछ अदर्स एग्जाम्पल भी आपको दिख रहे हैं कि जिसमें आप बता सकते हो कि मूवमेंट किस तरीके से होता है, उसका डायरेक्शन कैसा होता है, ठीक है। चलो इतना आपने जनरली डिस्कस कर लिया। नाउ आफ्टर दिस वी विल गो टू दी नेक्स्ट टॉपिक, दैट विल बी द ट्रांसपोर्ट। आपको पता है ट्रांसपोर्ट 3 तरीके का होता है। एक ट्रांसपोर्ट ऐसा होता है जो सेल के अक्रॉस होता है, अक्रॉस दी सेल। अब वो 2 तरीके से होगा, या तो वो एनर्जी के बिना होता है या तो एनर्जी के साथ होता है, ठीक है, ये 2 तरीके। उसके बाद हम ये देखेंगे कि भाई अगर पानी जा रहा है तो उसका रिलेशन क्या है प्लांट के साथ, तो प्लांट वाटर रिलेशन क्या होता है। तो प्लांट वाटर रिलेशन सीखने के लिए आपको वाटर पोटेंशियल है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, ये सब समझना पड़ेगा। टर्जिडिटी क्या होती है, फ्लैसिड किसको बोलते हैं, कितने टाइप के सोल्यूशन होते हैं, परमिबिलिटी क्या होती है, किस तरीके की होती है, कैसे होती है, किस तरीके की मेम्ब्रेन चाहिए, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट जो होगा दैट इज़ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो पूरा जो चैप्टर है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले हम देखेंगे अक्रॉस द सेल हम किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं, दैट इज़ एक्टिव पासिव। एक्टिव पासिव हो जाए उसके बाद प्लांट की रिलेशनशिप देखने की कि भाई वाटर पोटेंशियल कैसे होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, इधर ऑन द सल्यूट कंसंट्रेशन और ऑन दी सल्यूट पोटेंशियल और दी कंसंट्रेशन, या फिर प्रेशर, ठीक है, सल्यूट का कंसंट्रेशन या प्रेशर पोटेंशियल। तो किस तरीके से वाटर पोटेंशियल इफेक्ट होता है, किसके कौन से एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिसमें आपको पता चलता है कि पानी का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, कभी कभी वो भी परसेंटेज में पूछते हैं एग्जाम्स में। ये सब पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब एक रूट में से किस तरीके से टिप के ऊपर जाता है, जहाँ पे आपको ट्रांसपिरेशन भी पढ़ना पड़ेगा। तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर वगैरह जो हमने पहले पढ़ा हुआ है दैट विल बी हेल्पफुल टू यू इन दिस
टॉपिक। तो हमने अभी तक क्या देखा बेटा, जस्ट इंट्रोडक्शन देखा कि ट्रांसपोर्ट किसको बोलते हैं, फिर फिजियोलॉजी क्या होता है, इसके फादर कौन है, ये सब हमने देखा। उसके बाद हमने ये देखा कि भाई डायरेक्शन जो होता है वो दो तरीके का होता है, यूनि डायरेक्शनल एंड मल्टी डायरेक्शनल। और जो डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा वो दो तरीके से, या तो वो शॉर्ट डिस्टेंस होगा या तो वो लॉन्ग डिस्टेंस होगा। और लॉन्ग डिस्टेंस हो रहा है तो किसकी मदद से होगा, विद द वेस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पूरा डिस्कस क्या किया बेटा, जस्ट इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग दी ट्रांसपोर्ट। नाउ वी विल लर्न अबाउट दी ट्रांसपोर्ट अक्रॉस अ सेल, वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, लिख लो इतना। Okay, so transport across the cell occurs in two ways. Passive transport and active transport. Now, passive transport occurs without expenditure of energy. इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं लगती, सो विदाउट एटीपी। दूसरी चीज़, इट अकर्स विथ ग्रेडियंट of concentration. पैसिव ट्रांसपोर्ट अकर्स इन डिफरेंट वे। दो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी की जरूरत नहीं है, विथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट विथ एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अब ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन मतलब फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, और यहां पे क्या होगा, उल्टा, फ्रॉम लोअर टू हायर। ठीक है, तो जब लोअर से हायर होता है तो इसको बोलते हैं अपहिल ट्रांसपोर्ट। इसको क्या बोलते हैं, अपहिल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी देखेंगे और पैसिव ट्रांसपोर्ट भी देखेंगे। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, इट अकर्स इन डिफरेंट वेज। ठीक है, अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल डिफ्यूजन। ठीक है, अलग अलग हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ion channels, या you can say aquaporins। ठीक है, फिर ऑस्मोसिस भी आता है। ऑस्मोसिस भी आपने देखा होगा, ऑस्मोसिस आगे पढ़ेंगे जब प्लांट वाटर रिलेशनशिप करेंगे, उस टाइम पे ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ये सब पढ़ेंगे। तो ये जो आपको अब डिफ्यूजन जो है, दैट इज सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन, आयन चैनल्स, तो ये सारे जो है दे आर पैसिव, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दे रिक्वायर्ड प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ पंप्स। ठीक है, पंप्स की मदद से इनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। तो इस तरीके से दो पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमें देखने के हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, डिफ्यूजन मतलब सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन एंड आयन चैनल्स। ठीक है, फिर वो किस तरीके से फ्लो करता है, एंटीपॉट, सिम्पॉट, यूनिपॉट, ये सब भी उसके अंदर आएगा। फैसिलिटेड डिफ्यूजन किस तरीके से होता है। चलो, अब ये सीखने के पहले, मतलब डिफ्यूजन सीखने से पहले एक चीज़ आपको खास याद रखने की
कि कोई भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो मेम्ब्रेन के बीच में ही होगा, ठीक है। सो सबसे पहले जब डिफ्यूजन होता है तो डिफ्यूजन विथ मेम्ब्रेन भी हो सकता है और विदाउट मेम्ब्रेन भी हो सकता है। अब विदाउट मेम्ब्रेन मतलब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, ठीक है, कोई भी सेल ले लो, प्लांट सेल ले लो, एक प्लांट सेल ले लो। अब प्लांट सेल में क्या होगा बेटा? बाहर तो सेल वॉल होगी, अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। अब सेल वॉल के अंदर से जाना बहुत इजी होता है। सेल वॉल के अंदर से जाना, या वो सेल्यूलोज की बनी हो या तो वो लिग्निन की बनी होती है, लेकिन सेल वॉल को क्रॉस करना बहुत ही इजी होता है, तो सेल वॉल में इतनी दिक्कत नहीं जाती है। लेकिन जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात आती है तो यहाँ पे दिक्कत जाती है, ठीक है। क्यों दिक्कत जाती है? वाई देयर इज प्रॉब्लम इन क्रॉसिंग दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो जब कभी अपने डिफ्यूजन देखेंगे, सिंपल डिफ्यूजन देखेंगे, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, अगर मेम्ब्रेन के बिना भी हो सकता है, मेम्ब्रेन के साथ भी हो सकता है। अगर सेल के अंदर यहाँ पे कुछ कंटेंट है, इसको यहाँ से इधर जाना है तो भी डिफ्यूजन होगा फ्रॉम दी हायर टू दी लोअर कंसंट्रेशन। तो इसमें क्या है? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के साथ भी हो सकता है, विदाउट मेम्ब्रेन भी हो सकता है, मतलब कि सेल टू सेल भी हो सकता है, सेल के अंदर भी हो सकता है, इन द इनर सेल, या तो फिर आप बोल सकते हो इंट्रा सेल्यूलर जो स्पेसेस होती है उनके बीच में भी हो सकता है, ठीक है। या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो जब क्रॉस करते हैं तो उस टाइम पे भी डिफ्यूजन होता है। सो डिफ्यूजन ऐसा नहीं है कि विथ मेम्ब्रेन ही होता, विदाउट मेम्ब्रेन भी होता है, सेल के अंदर भी होता है। दूसरी चीज़ कि ऐसा नहीं होता कि कोई लिविंग सेल है तो ही डिफ्यूजन हो रहा है, ऐसा नहीं होता। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग सेल, समझ रहे हो? सिर्फ प्लांट सेल, एनिमल सेल है उसमें डिफ्यूजन हो रहा है, ऐसा नहीं होता। डिफ्यूजन है, ये ट्रांसपोर्ट है। ये जब आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि कुछ बाइल सॉल्ट्स होती है तो उसका भी ट्रांसपोर्ट होता है। फिर रीनल ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, ठीक है, उसमें भी आपने देखा होगा सोडियम है तो उसका भी ट्रांसपोर्ट होता है। कुछ मिनरल्स है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, पानी बाहर निकलता है, पानी अंदर आता है। सो डिफ्यूजन अलग अलग जगह होता है, वो एनिमल सेल में भी होता है, प्लांट सेल में। पर कॉमन चीज़ क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब सेल टू सेल होता है तो उसको बीच में से क्या क्रॉस करना पड़ता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात आती है तो जस्ट हम एक छोटा सा सिर्फ जानने के लिए, हाँ, सपोज कि ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, दिस इज मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बेटा वो कैसी है? इट्स बाइलिपिड लेयर। वो कैसी है? बाइलिपिड लेयर। तो उसमें, या फॉस्फोलिपिड लेयर बोल सकते हो आप, फॉस्फोलिपिड लेयर, बाइलिपिड लेयर। अब इसमें उसका हेड होता है बेटा ऐसा, ठीक है। तो हेड जो होता है वो कैसा होगा? हाइड्रोफिलिक, समझ रहे हो? लेकिन उसका ये जो पार्ट होता है ये कैसा होता है? लिपोफिलिक, ठीक है, सॉरी, लिपोफिलिक। ये लिपिड वाला पार्ट है, ये फॉस्फो वाला पार्ट है। तो लिपिड के साथ फॉस्फेट अटैच है। तो ये हेड है, एक पोलर पार्ट होता है, मतलब कि पानी के लिए अच्छा होता है। एक लिपिड वाला होता है, वो लिपिड लविंग होता है, ठीक है। जब फिलिक आता है यहाँ पे, हाइड्रो मतलब वो पानी से प्यार करता है, ये लिपिड से प्यार करता है। लेकिन जब फॉबिक वर्ड आता है मतलब कि उसको नफरत होती है, हेट करता है, तो यहाँ पे ये वाला पानी को प्यार करता है, ये वाला लिपिड को प्यार करता है, ठीक है। तो जब ऐसा कोई नेचर मेम्ब्रेन का होता है, इसको बोलते हैं एम्पीपैथिक। क्या बोलते हैं? एम्पीपैथिक नेचर। एम्पीपैथिक नेचर का मतलब क्या होता है कि उसके दोनों हैं, उसके पानी को भी प्यार करता है और नीचे का जो पार्ट है वो उसकी जो टेल है, इसको बोलते हैं टेल, ठीक है, ऐसी टेल है जो लिपोफिलिक है, मतलब लिपिड को प्यार करती है, ये पानी को प्यार करता है। इसका मतलब कि यहाँ पे जब मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आएगा तो यहाँ पे बाइलिपिड लेयर है, तो ऊपर भी ऐसे आपको दिखेंगे, टेल अंदर की तरफ होगी और जो हेड होंगे वो बाहर की तरफ होंगे।
मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अभी क्यों बता दिया कि आपको आसानी रहेगी आगे जाके जब फैसिलिटेड डिफ्यूजन करते हैं, या मेम्ब्रेन डिफ्यूजन तो कैसा है, मेम्ब्रेन के थ्रू भी हो सकता है, मेम्ब्रेन के बिना। अब क्या होता है बेटा, बाहर सपोज कि कोई सब्सटेंस आके इधर है कोई सब्सटेंस, ठीक है, तो बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कंसंट्रेशन इज हायर, अंदर का कंसंट्रेशन कैसा है बेटा, लो है, ठीक है। तो अगर बाहर से इसको अंदर आना है तो आराम से आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, सीधा अंदर आ जाएगा विदाउट एनर्जी। यहाँ पे उसको कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली उसने क्या किया, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, वो सीधा ट्रांसपोर्ट हो गया मेम्ब्रेन के बीच में से, ठीक है। तो ये तो मेम्ब्रेन के नेचर में हुआ कि इट्स अ एम्पीफेथिक इन नेचर, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या होगी कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि मेम्ब्रेन के बीच में होगा। ये फॉर एग्जांपल ये एक बीकर है, ठीक है, बीकर पूरा आपने पानी से भर दिया, फुल ऑफ वाटर, नॉर्मल वाटर है, मतलब प्योर वाटर जो आपने निकाला नल से। अब इसके अंदर मैंने एक ड्रॉप इंक डाल दिया, सिर्फ इंक, एक जगह पे इंक डाला। अब ये इंक क्या करेगी बेटा, इसका कंसंट्रेशन हाई है तो ये हर एक डायरेक्शन में फ्लो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंट कैसा हुआ, मॉलिक्यूल का रैंडम एक्शन हुआ। कैसा हो रहा है, रैंडम एक्शन हो रहा है। तो हेयर मोमेंट विल बी रैंडम। क्या दिख रहा है, रैंडम एक्शन दिख रहे हैं, समझ आ रहा है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया, इंक और पानी का। इंक डाला, इंक का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, आप इंक की जगह पे कलर भी ले सकते हो, कोई भी कलर डाल दो, ठीक है। आप नमक डाल दिया, नमक का भी कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो नमक क्या करेगा, स्प्रेड हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन। अब थोड़ी देर बाद आप देखना, पूरा जो पानी होगा, ये पूरा पानी जो था वो पूरा इंक से भर जाएगा, ऐसा ऐसा उस कलर का हो जाए, जैसे ब्लू है तो ब्लू हो जाएगा पूरा पानी। तो क्या हुआ, फ्रॉम हायर, यहाँ पे कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप हो रहा है, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो डिफ्यूजन में क्या हो रहा है बेटा, डिफ्यूजन के अंदर कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, वो ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की और रैंडम एक्शन से उसके मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके से, तो अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल मैंने दिया, इसमें तो कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। तो ये एक लिविंग सेल पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये कोई भी आप बीकर ले लो, उसमें डाल दो तो भी हो जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर हमें कोई सीक्वेंस देखना हो कि भाई किस तरीके से डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन रेट अगर हमें निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे डिफ्यूजन रेट। डिफ्यूजन रेट सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो गैसेस का, ठीक है। किसका ज़्यादा होगा बेटा, गैसेस का। उसके बाद किसका होगा, नेक्स्ट लिक्विड, ठीक है। उसके बाद आएगा लिक्विड, और उसके बाद लास्ट में कौन आता है, सॉलिड। अब देखो एक चीज़ है सॉलिड की, बुक में भी एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी में जो कंफ्यूज करती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो डिफ्यूजन रेट होता है वो गैसेस का ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स कैसे, दे आर वेरी अपार्ट। तो जाहिर सी बात है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन और CO2 है, तो ऑक्सीजन बहुत सारा है एनवायरनमेंट में, ऑक्सीजन अपने शरीर में जा रहा है, ठीक है। हमारे शरीर से CO2 प्रेशर की वजह से CO2 बाहर आ रहा है, CO2 बाहर, तो ऑक्सीजन और CO2 भी क्या हो रहा है बेटा, दैट इज़ अ डिफ्यूजन, ठीक है। O2 और CO2 भी डिफ्यूजन। तो गैसेस जो होती हैं उसका आराम से, इस कमरे, ये बंद कमरा है, मैंने यहाँ सेंट डाल दिया एक, तो वो सेंट बहुत जल्दी पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएगा, तो दैट विल बी ड्यू टू दी डिफ्यूजन, ठीक है। सेंट स्प्रे डालते हो तो ये सब डिफ्यूजन है। ऑल आउट भी देखना, ऑल आउट का जो गैसेस के फॉर्म में जो निकलता है तो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। सो गैसेस का सबसे ज़्यादा होता है, ये फर्स्ट नंबर पे गैस है, सेकेंड होता है लिक्विड, और थर्ड है सॉलिड। अब एक चीज़ याद रखो कि सॉलिड और सॉलिड के बीच में डिफ्यूजन नहीं होता, समझ रहे हो। ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी है जो समझनी पड़े कि भाई सपोज ये एक सॉलिड है, ठीक है, ये दूसरा सॉलिड है, तो सॉलिड और सॉलिड के बीच में नहीं होता है, लेकिन सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन हो सकता है। जैसे ये बॉटल है, ये सॉलिड है, तो बॉटल के अंदर तो पानी है,
तो पानी में मैंने कुछ डाल दिया तो उसके अंदर तो हो रहा है, कोई सॉलिड चीज़ है तो उसके अंदर डिफ्यूजन पॉसिबल है, लाइकली। लेकिन सॉलिड और सॉलिड के बीच में तो हाँ किस तरीके से होगा, तो सॉलिड सॉलिड के बीच में होना थोड़ा डिफिकल्ट है डिफ्यूजन, लेकिन इट इज़ लाइकली टू बी अकर इनसाइड दी सॉलिड। ठीक है, तो ये एक चीज़ याद रखो। तो सॉलिड में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिटवीन द सॉलिड इट इज़ डिफिकल्ट, बट इनसाइड द सॉलिड इट इज़ पॉसिबल। समझ रहे हो, सॉलिड के अंदर कोई चीज़ है तो उसके बॉल हैं, सपोज एक बॉल के अंदर आपने 2 हवा डाल दी अलग अलग टाइप की, तो वो तो डिफ्यूजन करेगी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन 2 बॉल के बीच में आप डिफ्यूजन कैसे कराओगे, वो तो सॉलिड है। सो सॉलिड के अंदर इनसाइड वो लाइकली मतलब कभी कभार हो सकता है, लेकिन 2 सॉलिड के बीच में डिफ्यूजन कैसे कराओगे। ठीक है, सो इट इज़ मोर, तो डिफ्यूजन रेट कैसा होगा बेटा, गैसेस, लिक्विड्स और सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैसेस में। इसके लिए एक क्वेश्चन और है कि प्लांट के अंदर जितना भी गैसियस मोमेंट होता है वो किसकी मदद से होता है, डिफ्यूजन की मदद से। समझ रहे हो। सो इन प्लांट्स, क्योंकि हम तो यहाँ पे प्लांट्स का पढ़ रहे हैं, तो प्लांट्स के अंदर क्या होगा, गैसियस मोमेंट। तो जितनी भी गैसियस मोमेंट हो रही है दैट इज ड्यू टू दी डिफ्यूजन। समझ रहे हो बेटा, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या है ये समझ लिया। अब इतनी सारी बात डिफ्यूजन की तो ये भी पता होना चाहिए कि अलग अलग जो रेट होगा डिफ्यूजन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग दी डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट्स दी डिफ्यूजन। तो एक चीज़ वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सबसे पहली चीज़ कंसंट्रेशन, ग्रेडियंट। सो इट डिपेंड्स ऑन दी ग्रेडियंट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का जो ग्रेडियंट है उसके ऊपर। दूसरा, वेरी गुड, परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। बट ये कब पॉसिबल है, जब उसके अंदर मेम्ब्रेन है, अगर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। सो परमिएबिलिटी ऑफ दी मेम्ब्रेन। ठीक है, तीसरी एक चीज़ है बेटा टेम्परेचर, टेम्परेचर भी बहुत मायने रखता है डिफ्यूजन में। और थर्ड इज प्रेशर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं डिफ्यूजन के रेट के ऊपर। सो डिफ्यूजन रेट को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स, तो ये 4-5 फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, लिख लो पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स लिख लो कि भाई डिफ्यूजन के पॉइंट्स क्या है।